आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। उस दिन रात में लगभग 12 बजे फोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए ही मैंने फोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद सचिन की चिरपरिचित आवाज मुझे सुनाई दी। मैं सचिन बोल रहा हूं सामा। मेरी सबसे प्रिय सहेली शुभ का बेटा सचिन पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी पूजा के साथ उसकी शादी हुई है वह मुझे मजाक में सा माँ यानी सासू माँ कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? इतनी रात गए कैसे फोन किया? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है सामा, पर आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। पूजा और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुंच रही हैं। अरे वाह, क्या दिलखुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रहे उनके साथ? अरे सामा, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता, और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल 10 साढ़े 10 बजे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। राजू भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ, राजू ज़रूर जाएगा, और वह नहीं जा सका तो उसके डैडी जाएंगे। तुम चिंता मत करना। यह कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें पूजा के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नकछड़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने शुभा से नाराज़गी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका और एक बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। पूजा को यहाँ पहुंचाकर शुभा कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। शुभा को शुरू से ही जाने क्यों यह पसंद नहीं करते थे, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में शुभा को मेरी ही कक्षा के एक लड़के शेखर से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी शेखर की चिट्ठी शुभा को पहुंचानी होती तो कभी शुभा की चिट्ठी शेखर को। शुभा अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की शुभा अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है? यह उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था शायद। दोस्ती में जहां मन मिल जाते हैं वहां कोई कुछ कर सकता है भला। शुभा का शेखर से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। शेखर के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर शुभा को वह भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही शुभा और शेखर का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। शुभा की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई, और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी शुभा की ही तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर शुभा और शेखर के रईसी ठाट-बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी शुभा से मिलने की बात होती तो ये अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे राजू के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद पूजा का जन्म हुआ, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। शुभा से मेरी निकटता फिर धीरे धीरे कम होती गई थी। इस बीच शुभा भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी और दोनों बार लड़के हुए थे। ये सब खबरें तो मुझे मिलती रही थीं, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिनों पर बधाई भेजने तक ही सिमटकर रह गई थी। पूजा को मुंबई के एक कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया, और वहीं उसकी मुलाकात सचिन से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, और फिर ठीक शुभा और शेखर की ही तरह पूजा और सचिन का प्यार भी परवान चढ़ा था। मुझे धुंधली सी आज भी याद है, जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले शुभा ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गई थी। शुभा के बात करने के तरीके को देखकर गुस्से में ही मैंने झट से कहा था, तूने भी तो कभी लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है?
इस पर बड़े ही शांत स्वर में शुभा बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत झाड़। तू सच सच बता, क्या तुझे पूजा पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक असमानताओं के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूं कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों शुभा? सचिन तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और पूजा की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या जरूरत है? यह मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती, और पता नहीं कभी बता भी पाऊंगी कि नहीं। शुभा और शेखर ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। पूजा की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वह और सचिन अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर शुभा पहली बार मेरे यहाँ बतौर समर्थन आ रही थी, इसलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझ में बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थीं, और उन मीठी सुहानी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे राजू पूजा और शुभा को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो पूजा सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर शुभा तो 3-4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर, मेरे चेहरे पर आए अजीबोगरीब भावों को देखकर कुछ झेंपते हुए शुभा बोली, मेरा सामान बहुत ज्यादा है ना? दरअसल मैं अब दिल्ली में अपने बेटे मुन्ना के पास रहने के इरादे से आई हूं। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में मुन्ना आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी? अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने शुभा से मजाक करते हुए कहा था, तो मेरे बोलने के अंदाज से वह बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। पूजा अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। पूजा की बातों से प्रभावित होकर राजू भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं शुभा को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होंठ सिल दिए थे? मैं सोचने लगी कि शुभा बड़े धीर गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूं शालो। क्या? कहते हुए मैं पलंग पर उठकर बैठ गई थी। हाँ शालो, यह सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही बता दे रही हूं। इसीलिए पहले मैंने पूजा और सचिन की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है। लेकिन इतने सालों बाद यह फैसला क्यों शुभा? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समूचे जीवन को तहस-नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि शेखर मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वह शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे यह तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से होती है। लेकिन शेखर से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी शेखर के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबोगरीब अमीरी से हुई है। शादी के बाद मुझे यह भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियां होती हैं। शेखर के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। शेखर की मां का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, शेखर के पिता, शेखर का छोटा भाई विशाल, शेखर और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ शेखर से होती थी। शेखर के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो शेखर से कह देते कि बहू से कहो। विशाल, मेरा छोटा देवर, शेखर से सिर्फ 2 साल छोटा था। वह स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की तो एक दिन शेखर ने बड़े गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विशाल से यूं हंसी मजाक न किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती, तभी तो वह सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। मोह जो कहना होता है तुमसे कहलवाते हैं,
और अब विशाल से बात करने का ओ भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से में तुनक कर कहा था। इस पर शेखर का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वह आज तक नहीं भूल पाई हूं। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम ही राक्षसी अंदाज में शेखर ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें भी वही करना होगा। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से शेखर बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी, पर मेरी सिसकियां सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद 15-20 दिनों तक शेखर और मुझ में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का यह मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन बात को निरर्थक न बढ़ाने की सोचकर मैंने ही शेखर से बात करनी शुरू की, और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वह उस समय मुझे घुमाने स्विट्जरलैंड ले गया था। वह 10-12 दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी में मैंने ही शेखर से कहा था, सोचती हूं कुछ दिन माँ से मिल आऊं। शेखर ने तब कहा था, चलो कल ही चले चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात शेखर से कही तो उसने तपाक से मना कर दिया, और फिर 2 दिन में ही मैं शेखर के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को शेखर से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप ही रह गई थी। इस घटना के बाद हर 15-20 दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिल ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना, यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शेखर मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने शेखर से आगे की पढ़ाई करने की बात कहीं तो ज़रूरत क्या है, कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त शेखर के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे पूजा के डैडी की आंखों में मैंने रईसी के प्रति नफरत कब की पढ़ ली थी। तभी तो सचिन व पूजा की शादी से मैं डरती थी। लगता था पूजा को मेरा ही इतिहास न दोहराना पड़े, मगर सचिन बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसमें पूजा को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। पूजा को सचिन के साथ काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पूजा को ऑफिस में काम करते देखती हूँ तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर कविता की नियुक्ति की थी, तब जाने कितने दिनों बाद शेखर से मेरी फिर एक बार जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह सिर्फ झगड़ा नहीं था शालो, शेखर मुझे मारने पर भी उतर आया था। यह सब कुछ बताते हुए शुभा की आंखें भर आई थीं और फिर जाने कितनी देर तक आंसू बहाते हुए वह निशब्द सी होकर बैठ गई थी। शुभा की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि शुभा जैसी तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक यूं चुप कर दबकर क्यों रह गई। कुछ न सूझते हुए भी मैंने अनायास ही शुभा से बेहद सरल सवाल करने शुरू किए थे। तू इतने दिनों तक चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी तो अब एकदम ही तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही है? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध हर कदम पर दिखाकर भी तो तू शेखर के साथ रह सकती है। नहीं शालो, मेरी खुददारी, स्वाभिमान सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धाश्रम खुला है, उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ जरूरतमंद वृद्धों की सेवा करूंगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या शेखर ने इसकी इजाजत दी है? उसकी इजाजत मिलेगी ही नहीं, ये मुझे पता है। तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फैसला लिया है, फिर अपना काम करूंगी। क्या सचिन यह सब जानता है? हाँ, जानता है और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है, मगर तुम्हारी तरह वह भी कहता है कि अब यह सब करने की क्या जरूरत है। तो फिर सच में जरूरत क्या है शुभा? जीवन में जरूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है और तब जरूरत हर किसी की अलग हो सकती है।
10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में कविता की नियुक्ति की थी, तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी शेखर से झगड़ा नहीं किया। मैं अपने आप से ही झगड़ती रही हूँ। 10 साल से शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुन सुनकर मैं ऊब सी गई हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी स्त्री सुलभ ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि एक इंसान इस तरह अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि शेखर और कविता में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही संयत स्वरों में पूछा। कुछ देर तक तो शुभा चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे से स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर यह सच है कि शेखर का अधिकतर समय अब उसके साथ ही बीतता है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि शेखर का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वह आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है। त्योहारों में मुझे गहने व साड़ियाँ दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, यह सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि शेखर के जीवन में मैं आज भी बीवी नामक ऐसी चीज़ हूँ जिस पर कानूनन शेखर का ही अधिकार है। लेकिन शालो, अब इस तरह सिर्फ एक कानूनन हकदार चीज़ बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो शेखर के साथ 30 साल गुजारे। शालो, अब बच्चे बच्चे नहीं रहे। उनके जीने के अपने अपने तरीके हैं, उन्हें अपने तरीके से जीने दें। मुन्ना ने भी अपनी शादी तय कर ली है और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनके पास ज़रूर हो आऊंगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं शालो, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन भर मैंने जो मानसिक यातनाएं भोगी हैं, उन्हें अब दोबारा बहू बेटों के सामने भुगतने से डर लगता है, और इसी से अब मैं निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। शुभा की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निशब्द सी बैठी रही, फिर शुभा को गले लगा लिया और बोली, तेरे इस निर्भीक फैसले पर मुझे गर्व है शुभा। तेरे इस अनोखे निर्णय में तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना, समाधान समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बातें मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही शुभा बहुत ही सामान्य होकर 2 दिन तक रह गई थी। लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने शुभा को और मुझे हिलाकर रख दिया था। एक कार दुर्घटना में शेखर की अचानक मौत हो गई और शुभा का जीवन फिर एक बार शेखर से जुड़ गया था। शुभा को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे थे, तो एक बार फिर वह भूचाल में घिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। शुभा की शुष्क आंखों ने पति की मौत का राजसी ठाट-बाट भी संयत मन से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था। जिस मुक्ति की कामना वह कर रही थी, वह तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किस ढंग से? जीवन को खदेड़ देने वाले मुंह से कहे हुए उस पल भर के सच को क्या वह कभी भूल सकती है? और क्या मैं कभी भुला पाऊंगी? समाप्त। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।